गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। बीए फाइनल ईयर और बीए बीएड फाइनल ईयर की सेकंड क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक आपने पढ़ा था शीत युद्ध का प्रथम चरण। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं शीत युद्ध का द्वितीय चरण। द्वितीय या दूसरा चरण। पहला वीडियो आप सबने देखा होगा, शीत युद्ध की उत्पत्ति कैसे हुई, बोल्शेविक क्रांति से हुई या फुलटन भाषण से हुई, और पूरा उसमें देखा था कि विकास क्रम कैसे कैसे चलेगा 1946 से लेकर 1955 तक। आज हम दूसरा वीडियो अपना डालने जा रहे हैं, दूसरा चरण 1955 से लेकर 1962 तक का। इसे अस्थिर ब्लॉक व्यवस्था कहते हैं, अस्थिर ब्लॉक व्यवस्था। अब आप कहोगे कि शीत युद्ध का जो दूसरा चरण है उसको अस्थिर ब्लॉक व्यवस्था क्यों कहते हैं, तो वो मैं बताती हूँ। इसका कारण ये था कि ये जो चरण था, इस युग में वार्ता शुरू हो गई थी। दोनों देश, दो महाशक्तियां कौन कौन सी, यूएसए और यूएसएसआर यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वार्ता शुरू हो गई थी और उनके तनाव में थोड़ी कमी आई थी। अच्छा, वार्ता शुरू होने का कारण क्या था, दोनों में जो शासन का नेतृत्व था वो परिवर्तित हो गया था। देखो, एक तो सोवियत संघ में स्टालिन की मृत्यु हो गई थी 53 में, और फिर सत्ता जो संभाली थी, नया जो आए थे वो थे ख्रुश्चेव। कौन आए थे? ख्रुश्चेव नए राष्ट्रपति बने थे। वहीं अमेरिका में भी आइजनहोवर नए राष्ट्रपति बने थे। तो अमेरिका में आइजनहोवर और सोवियत संघ में कौन? ख्रुश्चेव। ख्रुश्चेव। अब इसमें पहला जो आपका आएगा कि ख्रुश्चेव का निर्वाचन। सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के 20वें सम्मेलन में, कौन से सम्मेलन में? 20वें सम्मेलन में नए राष्ट्रपति ख्रुश्चेव निर्वाचित हुए। ठीक है, सोवियत संघ में स्टालिन जो कि कट्टर साम्यवादी थे, उनकी मृत्यु हो जाती है और यहाँ पर उनकी जगह सत्ता सौंपी गई किसको? ख्रुश्चेव को। और अमेरिका में इस समय कौन थे? आइजनहावर। ये थे यूएसए और ख्रुश्चेव थे यूएसएसआर। ठीक है, अब यहाँ सत्ता में परिवर्तन हो गया तो सबको ही लगा कि शक्तियों में परिवर्तन हो गया है, सत्ता अलग हाथों में आ गई है तो कुछ नया होगा। वार्ता शुरू हुई। दोनों ही नेता सह अस्तित्व शांतिपूर्वक नीति का पालन करने वाले थे और दोनों ने ही लगा कि अब जो है शीत युद्ध की जो बर्फ है वो थोड़ी पिघलने लगेगी, थोड़ी सी तनाव में कमी आएगी। इसलिए इस चरण को 1955 से लेकर 62 तक के चरण को कहा गया अस्थिर ब्लॉक व्यवस्था। जो व्यवस्था ब्लॉक हो चुकी थी वो थोड़ी अस्थिर हो गई। तो वो कहाँ से शुरुआत हुई? ख्रुश्चेव का निर्वाचन 20वें सोवियत संघ के कम्युनिस्ट पार्टी के 20वें शिखर सम्मेलन में ख्रुश्चेव को सत्ता सौंपी गई। और ख्रुश्चेव जो थे शांतिपूर्वक सह अस्तित्व की नीति का पालन करने वाले नेता थे और उन्होंने सबसे पहले शीत युद्ध के तनाव को कम करने के लिए अमेरिका की यात्रा की। कहाँ की यात्रा की? अमेरिका की यात्रा की। अब ये जो वार्ता थी, ये यात्रा थी ख्रुश्चेव की अमेरिका यात्रा। इसको कैंप डेविड वार्ता भी कहा गया। क्या कहा गया? कैंप डेविड वार्ता। कैंप डेविड वार्ता। अमेरिका से संबंध सुधारने के लिए कैंप डेविड वार्ता की कब की? 15 सितंबर से लेकर 28 सितंबर। ये 15 सितंबर से लेकर 28 सितंबर 1959 में। घोषणा तो इसकी कैंप डेविड वार्ता की 58 में ही हो गई थी, 1958 में ही, लेकिन हुई कब?
1959 में। 15 सितंबर से लेकर 28 सितंबर 1959 तक क्रुश्चेव ने अमेरिका की यात्रा की, वहाँ के खाने का स्वाद लिया, वहाँ के मुख्य नेताओं से मिले और शीत युद्ध को तनाव को कम करने के लिए सारे प्रयास किए। और वापस आते समय उन्होंने जो वहाँ के राष्ट्रपति थे उस समय आइजनहोवर, उनसे कहा कि आप भी सोवियत संघ आइएगा। एक्चुअली हुआ क्या था, पेरिस सम्मेलन होना था 1960 में, मई 1960 में। तो क्रुश्चेव ने उसमें कहा कि आप जब पेरिस सम्मेलन में भाग लेने आएंगे तो वापस यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ में भी आइएगा और हमें भी आपके स्वागत करने का थोड़ा सा सौभाग्य दीजिएगा। मतलब दोनों नेताओं में अच्छी बाउंडिंग हो गई, अच्छी विचारों से, उनके विचारों में जो मतभेद था वो समाप्त हो गया और दोनों के अंदर अच्छी बातचीत शुरू हो गई, जो पूरे विश्व के लिए ही एक अच्छा शुभ संकेत माना जा सकता था। कैंप डेविड वार्ता उसको नाम दिया गया, जिसकी घोषणा 1958 में हुई और वार्ता शुरू होती है 1959 में। अब इसके अंतर्गत दोनों महाशक्तियों में कमी आई। अब यहाँ से देखिएगा, आपको ने देखा कि क्रुश्चेव जो थे वो आमंत्रित करके आए हैं किसको, आइजनहोवर को, लेकिन बीच में ही ये इसको नाम दिया गया कैंप डेविड वार्ता, लेकिन बीच में ही एक और घटना हो जाती है। कौन सी, U-2 विमान कांड, 1 मई 1960। अब ये U-2 क्या था, U-2 जो था इसको ऐसे भी लिख सकते हो, U-2 अमेरिका का एक जासूसी विमान था। क्या था, जासूसी विमान, जो सोवियत संघ में जासूसी करते हुए वहां की सेना के द्वारा पकड़ लिया जाता है। अमेरिका का विमान था, सोवियत संघ में जासूसी कर रहा था, काहे कि यहाँ पर कितनी सामग्री है, कितने हथियार हैं, कैसी यहाँ व्यवस्था है, कैसी सेनाएं हैं, सेनाओं में कितने सैनिक शामिल हैं, इन सब की जासूसी करते हुए उसको सोवियत संघ के सेना ने पकड़ लिया। कहाँ का था वो, अमेरिका का था। और उसका जो विमान चालक था उसने ये बात स्वीकार भी कर ली कि हाँ, मैं अमेरिका से हूँ और मुझे यहाँ पर जासूसी करने के लिए भेजा गया है। अब ये बीच में ही ये कांड हो जाता है, जिससे सोवियत संघ काफ़ी नाराज होता है। क्रुश्चेव जो था वो बहुत गुस्सा आता है। देखो, एक तरफ तो पूरे मतलब व्यवहार ही परिवर्तित हो गया था, आने के लिए आमंत्रित किया था, संबंधों में मधुरता आ गई थी, और वहीं दूसरी तरफ हमारी जासूसी कर रहे हैं। इससे सोवियत संघ को गहरा धक्का लगा और उन्होंने उसी समय वहाँ पर विमान को पकड़ लिया और विमान चालक की भी हत्या करवा दी। अमेरिका से भी कहा कि अमेरिका ने फिर उसकी निंदा की कि ये विमान मेरा नहीं है, लेकिन बाद में अमेरिका ने स्वीकार भी कर लिया कि हाँ, हम आप पर भरोसा नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने आपकी जासूसी करने के लिए इस विमान को यहाँ पर भेजा है। यहाँ तक हो गया। ये था U-2 विमान कांड। अब इसके बाद तीसरा, पेरिस वार्ता। कई बार कंपटीशन एग्जामों में पूछा जाता है U-2 विमान कांड क्या है, तो क्या था, 1 मई 1960 को अमेरिका का U-2 नामक विमान सोवियत संघ में जासूसी करते हुए पकड़ा गया था, जिसको सोवियत संघ ने वही ध्वस्त कर दिया और विमान चालक ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया कि वो अमेरिका का है, जिसकी बाद में घोर निंदा की गई थी। अब यहाँ पर पेरिस वार्ता शुरू होती है। अब आपने देखा कि उस समय पेरिस शिखर सम्मेलन जो होना था उसमें क्रुश्चेव ने कहा था किसको, आइजनहोवर को, कि जब आप पेरिस में सम्मेलन में भाग लेने आएंगे तो एक बार यूएसएसआर सोवियत संघ भी आइएगा और हमें भी आपकी मेहमान नवाजी करने का मौका दीजिएगा। यहाँ से वो आते हैं क्रुश्चेव। अब बीच में ही घटना हो गई U-2 विमान कांड की। वापस से मधुरता वाले जो संबंध कटुता में परिवर्तित हो गए। अब पेरिस वार्ता में क्या होता है, देखिए, 16 मई 1960, कुछ दिन बाद ही, मात्र 15 दिन के बाद ही 16 मई 1960 को पेरिस वार्ता होनी थी और पेरिस शिखर सम्मेलन में ये वार्ता थी। अब यहाँ पर अमेरिका के आइजनहोवर आते हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आते हैं, फ्रांस के शासनाध्यक्ष आते हैं और क्रुश्चेव भी आते हैं।
सबके बीच में वार्ता होनी थी। जैसे ही क्रुश्चेव यहाँ पर आए, उन्होंने देखा, क्रुश्चेव वहाँ पर आते हैं तो आइजनहोवर हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब क्रुश्चेव ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से हाथ मिला लिया, फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे उनसे भी हाथ मिला लिया, लेकिन आइजनहोवर अमेरिका के राष्ट्रपति, जैसे ही उन्होंने हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, क्रुश्चेव ने अपना हाथ वापस पीछे खींच लिया और कहा कि हम गद्दारों से हाथ नहीं मिलाते। क्या कहा कि हम गद्दारों से हाथ नहीं मिलाते। और वहाँ पर भी उन्होंने उस शिखर सम्मेलन में भी U-2 विमान का मुद्दा उठाया, कहा कि हम तो इन पर कितना विश्वास कर रहे थे और इन्होंने देखो ऐसे ऐसे हमारी जासूसी करने के लिए विमान भेजा है, जिससे आइजनहोवर बहुत नाराज हो गए। एक तो इतनी बड़ी इंसल्ट कि सबसे हाथ मिला लिया, और जैसे ही आइजनहोवर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, उन्होंने अपना हाथ, क्रुश्चेव ने अपना हाथ वापस खींच लिया और कहा कि हम गद्दारों से हाथ नहीं मिलाते। इतनी बड़ी इंसल्ट, इतनी बड़ी महाशक्ति की। और दूसरा, फिर उनकी घोर निंदा की, किसके लिए? U-2 विमान के कांड के लिए। अब यहाँ पर पेरिस वार्ता असफल हो जाती है, क्रुश्चेव क्रोध में आकर वापस आ जाते हैं, आइजनहोवर भी वापस चले जाते हैं। दोनों का मुद्दा वापस से गर्मा गर्मी का हो जाता है, दोनों के संबंध फिर से कटुता वाले हो जाते हैं। यहाँ तक हो गया। अब चौथा है क्यूबा संकट। कौन सा है? क्यूबा संकट। अब ये क्यूबा संकट क्या था, ये भी आपने बहुत बार पढ़ा होगा। क्यूबा संकट एक्चुअली हुआ क्या था? 1958 में मोटी मोटी घटनाएं हैं, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से भी और आपके सिलेबस की दृष्टि से भी। और नेक्स्ट जब आप फाइनल कोई भी कंपटीशन एग्जाम देंगे तो उनमें भी आपका कोल्ड वार का जो पार्ट है, पॉलिटिकल साइंस जहाँ भी चलेगा वहाँ कोल्ड वार का पार्ट कंपटीशन एग्जामों में ज़रूर आता है, चाहे वो नेट का एग्ज़ाम हो, चाहे लेक्चरर का हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको कौन कौन सी घटनाएं? क्रुश्चेव का निर्वाचन, क्रुश्चेव की अमेरिका यात्रा, U-2 विमानकांड, पेरिस वार्ता, और अब है क्यूबा संकट। देखो एक्चुअली हुआ क्या था 1958 में। 1958 में एक नेता थे फिदेल कास्त्रो। फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में 1958 में क्यूबा में साम्यवादी सरकार की स्थापना की गई। अब देखो इतना बड़ा पूंजीवादी देश अमेरिका और उसके जस्ट नीचे छोटा सा देश क्यूबा, और उसने साम्यवाद ग्रहण कर लिया। जो अमेरिका दूसरे देशों से पूंजीवाद ग्रहण करवा रहा था, आर्थिक सहायता देकर, उनको डराकर, उनको धमकाकर, वही उसके जस्ट नाक के नीचे ये देखो यहाँ पर ये आपका अमेरिका है, ठीक है, और यहाँ पर ये आता है छोटा सा क्यूबा। ठीक है, अब यहाँ क्यूबा में क्या हुआ? फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में 1958 में साम्यवाद ग्रहण किया और साम्यवादी क्रांति के द्वारा साम्यवाद की स्थापना यहाँ पर हो जाती है। अब इसको क्या बोलते हैं? क्यूबा क्रांति। अगर आपसे कोई पूछे कि क्यूबा क्रांति क्या है तो क्या होगा? 1958 में फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में क्यूबा में साम्यवादी सरकार की स्थापना की गई। क्रांति के द्वारा तख्ता पलट करके साम्यवाद की स्थापना वहां पर की गई। इसको कहते हैं क्यूबा क्रांति। और अगर पूछे क्यूबा संकट क्या है तो क्या कहोगे? क्यूबा संकट 1962, 1962। इसको थोड़ा समझ ले। अमेरिका के जस्ट नीचे क्यूबा। अब क्यूबा में क्या हुआ? साम्यवाद तो था ही, तो यूएसएसआर का वैसे ही समर्थक होना था सोवियत संघ का। तो सोवियत संघ ने क्या किया? यहां से क्यूबा में जाकर सैनिक अड्डा बना लिया यहाँ पर।
ठीक है। और वहाँ पर अपनी दूर तक चलने वाली दूरदृष्टि की मिसाइलें स्थापित कर दी। क्या कर दी? मिसाइलें यहाँ पर खड़ी कर दी मिसाइलें, और उन मिसाइलों का मुंह ऐसे अमेरिका की तरफ कर दिया, ठीक है, कि अगर यहाँ से चलती हैं तो ये अमेरिका के नीचे वाले हिस्से को पूरा खत्म कर देंगी। अब यहाँ पर ग्वाटेमाला, यहाँ एक छोटा से द्वीप है ग्वाटेमाला, ठीक है। अब जैसे ही अमेरिका को पता चला कि क्यूबा में मिसाइलें स्थापित कर दी हैं सोवियत संघ ने, तो यहाँ पर ग्वाटेमाला में क्या हुआ, अमेरिका ने सैनिक टुकड़ी भेज दी। क्या भेज दी? सैनिक टुकड़ी, कि अगर क्यूबा में कोई भी मिसाइलें या कोई भी कार्रवाई होती है या इनको पीछे धकेलने के लिए ग्वाटेमाला में अमेरिका ने अपनी सैनिक टुकड़ी भेज दी, ठीक है। अब ये जो मुद्दा था क्यूबा संकट पूरे विश्व में गर्मा गया था। यहाँ पर क्या होता है कि चाहे वो नेम के समर्थक हों या फिर यूएनओ के देश हों, सबके अंदर ये था। अब अमेरिका ने कहा, क्या कहा कि यूएसएसआर सोवियत संघ क्यूबा से अपनी मिसाइलें वापस हटा ले, यहाँ से सैनिक अड्डा अपना उठा ले, लेकिन सोवियत संघ ने मना कर दिया। सोवियत संघ ने कहा कि अमेरिका ने भी तो तुर्की में सैनिक अड्डा बनाया है। अब अमेरिका ने कहा कि तुर्की की बात तुर्की में गई, हम सीरियस होके कहते हैं कि क्यूबा से अपनी मिसाइलें, अपने सैनिक अड्डा उठा ले, नहीं तो फिर तीसरे विश्व युद्ध के लिए तैयार हो जाए, थर्ड वर्ल्ड वार। अब पूरा विश्व कांप गया, चाहे वो यूएनओ के समर्थक देश हों, चाहे नेम के हों, और सब ने अपने अपने तरीके से प्रयास किया। उस समय यूएनओ के महासचिव थे यूथार्ट, वो सोवियत संघ भी गए, अमेरिका में भी गए, और उन्होंने कहा कि आप अपनी मिसाइलें यहाँ से उठा लो। अमेरिका से भी कहा कि आप उसको थोड़ा सा टाइम दो। मतलब दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने का प्रयास किया। हमारे प्रधानमंत्री नेम के जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, वो भी यहाँ पर गए। क्यों? क्योंकि दोनों देशों के पास उस समय परमाणु बम थे, और सबको ये डर सता रहा था कि अगर थर्ड वर्ल्ड वार हुआ तो परमाणु बम का प्रयोग होगा, और अगर एक बार भी परमाणु बम का प्रयोग किसी देश ने कर दिया तो पूरी मानव जाति समाप्त हो जाएगी, किसी का कोई अंश नहीं बचेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े संख्या में इन दोनों देशों के पास परमाणु सामग्री थी। अब यहाँ से इस घटना को पूरे देश ने क्या नाम दिया? क्यूबा संकट। क्या नाम दिया? क्यूबा संकट। 22 अक्टूबर 1962 को 22 अक्टूबर 1962 को राष्ट्रपति यहाँ पर चेंज हो जाते हैं। अब आइजनहोवर की जगह यहाँ आ गए थे केनेडी। केनेडी ने कहा कि अगर मिसाइलें यहाँ से नहीं हटाई गई तो तीसरे वर्ल्ड वार, तीसरे विश्व युद्ध के लिए सोवियत संघ अपने आप को तैयार रखे। ठीक है, अब यहाँ पर सोवियत संघ ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया, या कुछ विद्वान कहते हैं कि केनेडी के छोटे भाई थे, उन्होंने यहाँ पर ख्रुश्चेव के साथ एक समझौता किया था, और समझौते में कहा था कि हम तुर्की से अपनी सैनिक अड्डा है उसको समाप्त कर लेंगे, और आप यहाँ क्यूबा में इसको खाली कर दो। मतलब दोनों देशों के बीच ऐसा कोई समझौता हुआ था, और यूएसएसआर ने यहाँ से अपनी मिसाइलें हटा ली थी। जो भी हुआ था, लेकिन क्यूबा से मिसाइलें हटा ली गई, दूरदर्शिता का परिचय दिया गया, और एक बहुत बड़ा विश्व युद्ध होते होते रह गया। मानव जाति सुरक्षित रह गई। ठीक है, तो ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है? क्यूबा संकट कब हुआ? 1962 में। अब ये ग्वाटेमाला में अमेरिका ने जो सैनिक टुकड़ी भेजी थी, ये जो घटना थी, इसको पिग्स खाड़ी घटना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिग्स खाड़ी घटना। कई बार पूछ लेते हैं कंपटीशन एग्जाम में कि पिग्स खाड़ी घटना क्या है। तो पिग्स खाड़ी घटना क्या है कि क्यूबा में मिसाइलें लगाने के बाद ग्वाटेमाला में अमेरिका ने अपनी सैनिक टुकड़ी उतारी थी यहाँ से, इनको वापस भगाने के लिए। तो उसको क्या नाम दिया गया था?
पिग्स खाड़ी घटना का नाम दिया गया था। तो ये मोटी मोटी सी कुछ बातें हैं। दूसरे चरण में जो आएंगी, अस्थिर ब्लॉक व्यवस्था में क्या, सबसे पहले क्रुश्चेव का निर्वाचन, फिर क्रुश्चेव की अमेरिका यात्रा जिसको नाम दिया गया कैंप डेविड वार्ता, फिर उसके बाद क्या आता है U-2 विमान कांड, फिर उसके बाद क्या आता है पेरिस वार्ता, फिर उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्या है क्यूबा संकट। ये मोटी मोटी 5 घटनाएं जो आपको अच्छे से याद रखनी है। ये था शीत युद्ध का द्वितीय चरण। अब थोड़ा सा तीसरा चरण भी देख लेते हैं। यहां से ये शीत युद्ध का तीसरा चरण 1963 से 1971 तक, 1963 से लेकर 1971 तक, इसको नाम दिया गया देतांत, तनाव शैथिल्य। अब आपको पता है कि दोनों देशों के बीच इतना बड़ा विश्व युद्ध होते होते बच गया था, तो तनाव में थोड़ी सी शिथिलता आई थी, बर्फ जो है वापस से पिघलने लगी थी। दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ ऐसा समझौता किया अनाक्रमण, कि वे एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। इसलिए शीत युद्ध का तीसरा चरण 1963 से लेकर 1971 या 72 तक कर लो, 72 तक के काल को क्या नाम दिया गया देतांत या तनाव शैथिल्य। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले देतांत में आता है पीटीबीटी। पीटीबीटी ये एक संधि थी। क्या थी? संधि। पूरा नाम हम है इसका पार्टियल लिख देते हैं, पार्टियल टेस्ट बैन ट्रीटी। पार्टियल न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, यहां पर न्यूक्लियर भी है, ठीक है। अब हिंदी में क्या बोलेंगे, परमाणु आंशिक परमाणु अप्रसार संधि। आंशिक परमाणु अप्रसार संधि। अब इस पर हस्ताक्षर होते हैं 5 अगस्त 1963 को और 10 अक्टूबर 1963 को ये लागू हो गई। ये तो हस्ताक्षर हुए, ठीक है, और 1963 को लागू हो गई। ये थी पार्टियल टेस्ट बैन। 10 अक्टूबर को 5 अगस्त 1963 को इस पर हस्ताक्षर होते हैं। 10 अक्टूबर 1963 को ये लागू हो जाती है पार्टियल टेस्ट बैन ट्रीटी, आंशिक परमाणु अप्रसार संधि। अब इसमें प्रावधान क्या था देख लो। प्रावधान क्या था, अमेरिका और सोवियत संघ ने ये संधि की थी और इस संधि में जो साइन करने वाले देश थे उन देशों ने मिलकर ये प्रावधान किया कि जल या आकाश में कोई भी परमाणु परीक्षण नहीं किया जाएगा। जल या आकाश में परमाणु परीक्षण नहीं किया जाएगा। नो, देखो परमाणु अप्रसार संधि, इसमें क्या था, परमाणु हथियारों पर रोक लगाने के लिए पीटीबीटी की संधि की गई थी। पार्टियल न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, आंशिक परमाणु अप्रसार संधि 5 अगस्त 1963 को हस्ताक्षर हुए, 10 अक्टूबर 1963 को लागू हुई। प्रावधान क्या था, जल या आकाश में किसी भी प्रकार का कोई भी परमाणु परीक्षण नहीं किया जाएगा।
राष्ट्रपति केनेडी ने भाषण देते हुए कहा था कि पीटीबीटी जो संधि है वो सतयुग नहीं लाएगी, लेकिन शांति की दिशा में एक अच्छा कदम, एक अच्छा प्रयास है। ठीक है, तो ये थी पीटीबीटी। दूसरी जो संधि थी वो थी एनपीटी। इनको अच्छे से पढ़ लेना, कंपटीशन एग्जामों में बहुत पूछी जाती हैं। एनपीटी, ठीक है, इसको बोलते हैं, एनपीटी को नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी इसको बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु अप्रसार संधि। अब इसको यूएनओ की महासभा में लाया गया था। अब ये भी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि परमाणु जो परंपरागत हथियार थे उनमें ज़्यादा से ज़्यादा उनके प्रचार प्रसार को कम किया जाए, उनमें कटौती की जाए, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ठीक है, अब ये क्या थी, 1968 में यूएनओ की महासभा में लाई गई थी। महासभा में इसको लाया गया 1968 में, लेकिन लागू कब हुई, 5 मार्च 1970 को, 5 मार्च 1970 को लागू हुई। अब शुरुआत में जब इसको लागू किया गया था तो वो 25 साल के लिए किया गया था। कितने सालों के लिए, 25 वर्षों के लिए। लेकिन 1995 से इसको अनिश्चित काल के लिए लागू कर दिया गया। अच्छा, कंट्री कितनी थी इसमें, 190 टोटल देश शामिल थे, मतलब टोटल देशों ने हस्ताक्षर किए थे 190 देशों ने। उत्तरी कोरिया बाहर हो गया बाद में। अब उत्तरी कोरिया के बाहर होने के बाद इसमें अभी वर्तमान में 189 देश बचे हैं। अच्छा, इसमें प्रावधान क्या था एनपीटी में कि N5 जो देश हैं, न्यूक्लियर 5 कौन से देश हैं, जो हमारे यूएनओ के 5 स्थायी देश हैं। ठीक है, N5 जो देश हैं, अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, चीन है, वो क्या करेंगे, जो N5 देश है, जो P5 न्यूक्लियर 5 या P5 भी कह सकते हो, 5 पावर, P5 देश परमाणु सामग्री को दूसरे देशों को नहीं बेचेंगे। परमाणु सामग्री की जो तकनीक है उसको दूसरे देशों को नहीं बेचेंगे, और जो परमाणु तकनीक से विहीन देश हैं वो भी उनको खरीदने का प्रयास नहीं करेंगे। ठीक है, ये प्रावधान था एनपीटी में कि परमाणु सामग्री से संपन्न जो देश हैं वो अपनी तकनीक को दूसरे देशों को नहीं बेचेंगे, और दूसरे देश जिनके पास ये नहीं है वो उनको खरीदने का प्रयास भी नहीं करेंगे। ठीक है, 190 कंट्री थी, हस्ताक्षर 190 ने किए थे। अब उत्तरी कोरिया बाहर हो गया है, 189 देश इसमें बचे हैं। 4 ऐसे देश भी हैं जिन्होंने इस पर आज तक साइन नहीं किए। भारत है, इजराइल है, दक्षिणी सूडान है, ठीक है, और एक और है कौन सा, पाकिस्तान। ये 4 देश जिन्होंने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। यहाँ तक हो गया। पीटीबीटी और एनपीटी दोनों ही संधियाँ बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए दोनों को बहुत अच्छे से आप पढ़ लेना। समझ में आ गया। अब यहाँ से इसके बाद एक और समझौता आता है, कौन सा, एशियाई सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत। यहाँ तक हो गया।
एशियाई सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत, पहला था पीटीबीटी, उसके बाद एनपीटी, उसके बाद एशियाई सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत 1968 में। एशियाई सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत 1968 में। सोवियत संघ के नेता थे एक ब्रेजनेव, उन्होंने इसे प्रस्तुत किया था। एशियाई सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत 1968 में आया। सोवियत संघ के नेता थे ब्रेजनेव, उन्होंने ये सिद्धांत प्रस्तुत किया था। उन्होंने अमेरिका के सामने ये प्रस्ताव रखा था कि एशिया को परमाणु विहीन क्षेत्र घोषित कर दिया जाए, कि एशिया के जितने भी देश हैं, पूरे एशिया के देश मिलकर एशिया को परमाणु विहीन क्षेत्र घोषित कर दें, जिसे अमेरिका ने भी स्वीकार कर लिया था। इसको क्या किया? अमेरिका ने भी स्वीकार कर लिया था। ठीक है, ये छोटा सा है। किसने दिया? ब्रेजनेव ने दिया। कब दिया? 1968 में दिया। क्या कहा कि एशिया को मिलकर सामूहिक सुरक्षा, एशिया के महाद्वीप की सुरक्षा के लिए सबको मिलकर उसे परमाणु विहीन क्षेत्र घोषित कर दिया जाए, जिसे अमेरिका ने भी स्वीकार कर लिया था। अब इसके बाद एक और आता है मॉस्को बोन समझौता। मॉस्को बोन समझौता। अब ये देखिए, मॉस्को बोन समझौता ये क्या था? पश्चिमी जर्मनी, यहां से मिटा देते हैं, ये देखो, ठीक है, ये जर्मनी हो गई आपकी पूरी। अब ये तो थी पूर्वी जर्मनी, जर्मनी के दो टुकड़े हो गए थे, पूर्वी जर्मनी, और ये थी पश्चिमी जर्मनी, और ये थी आपकी बीच में बर्लिन की दीवार, जो 1961 में बनाई गई थी। बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? 1961 में। ठीक है, अब ये मॉस्को बोन जो समझौता था वो यहाँ पर होता है कि पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी में सीमाओं पर सैनिक कटौती की जाएगी। सीमाओं पर सैनिक कटौती की जाए, ये था मॉस्को बोन समझौता कि सीमाओं पर सैनिक कटौती की जाए। बस इतना ही आपको याद रखना है। पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी के जो दो टुकड़े हुए थे, उसमें बाउंड्री पर दोनों देशों ने, एक में अमेरिका ने और एक में यूएसएसआर ने अपना अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था और अपनी अपनी सेनाएं उतार दी थी। तो उन सेनाओं में कटौती करने के लिए ये मॉस्को बोन समझौता किया गया था। ठीक है, ये मॉस्को बोन समझौता हुआ था 1970 में। कब हुआ था? 1970 में हुआ था। यहाँ तक आपको 2 चरण हो गए हैं शीत युद्ध के, दूसरा और तीसरा चरण। अब चौथा यानी कि लास्ट चरण नव शीत युद्ध, शीत युद्ध का चौथा चरण नव शीत युद्ध, वो करवाएंगे आपको अगली क्लास में। तब तक आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।